नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की। ऐसी खबर आ रही है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा भी हो चुकी है और तमाम नाम पर मुहर भी लग चुकी है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर का। ऐसा कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से इस बात का दबाव है कि उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया जाए ताकि मंत्री की हैसियत से वो विधानसभा के सत्र में शामिल हो सके। लेकिन इसके दूसरे मायने ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस सत्र से पहले ही अपनी ताकत में इजाफा करना चाहती है और सदन के भीतर ये दिखाने की, ये दर्शाने की कोशिश करेगी कि उसका कुनबा लगातार बढ़ रहा है। जो नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं उसमें दो प्रमुख नाम है। एक नाम है ओम प्रकाश राजभर का और दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी से बीजेपी में फिर से शामिल हुए दारा सिंह चौहान का। इन दोनों को ही मंत्री बनाया जाना है, लेकिन साथ साथ कुछ पुराने नामों में भी वापसी हो सकती है। यानी योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें तमाम ऐसे चेहरे थे जो पहले मंत्रिमंडल में जो बहुत कद्दावर माने जाते थे, लेकिन दूसरे मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। इसके अलावा कुछ युवा चेहरों को भी शामिल करने की बात हो रही है। तो विधानसभा का जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उससे पहले किस तरीके से अपनी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले वो न केवल अपने विरोधियों को बल्कि जनता के बीच भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है, तमाम सहयोगियों के सहारे उसके वोट बैंक में इजाफा हो रहा है और विपक्ष उसका मुकाबला करने के लिए ना तो सक्षम है और ना ही तैयार। इस खास चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान भी भाग ले रहे हैं। उमा शंकर पांडे जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश सिंह भी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव भी थोड़ी देर में ही जुड़ जाएंगे। पहला सवाल उमा शंकर पांडे जी, एक तरफ इंडिया का गठन करके आप अपनी ताकत को बढ़ाने की, अपनी ताकत को एनडीए के सामने मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ मानसून सत्र से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर एक तरीके से आपके सामने चुनौती पेश कर रही है। देखिए मानस जी, मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी करेगी। इससे योगी जी की ताकत नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वयं का काडर है वो इस बात को देख रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने मोदी जी से लेके योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ तमाम तरीके की बातें कही, उनको गालियां तक दी, भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देने तक की बात की, नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे झूठा आदमी कहा, ऐसे व्यक्ति को फिर से भारतीय जनता पार्टी में लाकर अगर उसकी ताजपोशी करने की कोशिश करी है तो उनके काडर में निश्चित रूप से इस बात को लेकर विद्रोह भी है और नाराजगी भी है। और बिल्कुल सेम नाराजगी और विद्रोह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी है। मैं देख रहा था कि तमाम सुहेलदेव समाज पार्टी सुभाषपा के लोग ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बाकायदे ये ट्रेंड कर रहा है कि कैसे ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर पर उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के युवा ब्रिगेड के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। यानी कि जो विद्रोह और जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है ओम प्रकाश राजभर के आने से, बिल्कुल वही सिचुएशन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में है उनके दोबारा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से। दूसरी बात, दारा सिंह चौहान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, सत्ता के लोभी हैं, सत्ता की मलाई खाना उनकी आदत है। तो जब सत्ता भाजपा के पास थी तो वो भाजपा में थे। 2022 में उनको लगा मानस जी की सत्ता समाजवादी पार्टी की तरफ आ रही है तो अंतिम समय में उन्होंने पाला बदल कर लिया और जब फिर भाजपा की सरकार आ गई तो फिर वो मलाई की तलाश में थे और उनको मौका मिला। भाजपा कमजोर हुई, भाजपा कांग्रेस पार्टी के
कर्नाटका और हिमाचल की जीत के बाद उनको लग गया कि हाँ हम कमजोर हुए हैं, तो जो भी उनके लोग थे जो उनको गालियां दे रहे थे उनको फिर पार्टी में लेने की कवायद उन्होंने उन्हीं की शर्तों पर शुरू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश भट्ट को लेने के बाद दोनों तरफ विद्रोह आपको खुले रूप से दिखाई देगा। भाजपा के भी जो योग्य लोग मंत्री बनने की तलाश में थे और ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी का, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तो 3 लोगों की पार्टी है मानस जी। एक ओम प्रकाश राजभर, मंत्रिमंडल मिलेगा तो वो मंत्री बन जाएंगे। दूसरे उनके एक बेटे जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको लेकर ओम प्रकाश राजभर जी अमित शाह से मिले थे। तो और तीसरा उनका छोटा बेटा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव है सुभाषपा में। तो कहने का मतलब 3 परिवारवादी लोगों की ये पार्टी है, बाप और 2 बेटे, जातिवादी पार्टी है और परिवारवाद और जातिवाद की बात की खिलाफत करने वाली भारतीय जनता पार्टी उनको गले में टांगे हुए है। तो इससे कांग्रेस पार्टी को या इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। महंगाई की हम बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, महिलाओं पर लगातार बढ़ते हुए अत्याचार की बात कर ले, जो एनसीआरबी का डेटा है मानस जी, आप इस फैक्ट को चेक करा सकते हैं। पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और पूरे देश में बलात्कार के मामले में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 3 पर है। 2 पर मध्य प्रदेश है और 3 पर उत्तर प्रदेश है, और महिला अत्याचारों में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी मैनेजमेंट कर ले। कर्नाटका में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया, अंतिम समय में तो गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ गए कर्नाटक की जनता के सामने कि वोट हमको दे दीजिए, हमको जिता दीजिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। हिमाचल में भी हम लोगों ने देखा कैसे नरेंद्र मोदी जी 1 to 1 अपने बागी उम्मीदवारों को फोन करके कह रहे थे कि मेरी गारंटी पर आ जाओ, लेकिन हिमाचल में भी उनको प्रचंड हार मिली। तो जनता अब नरेंद्र मोदी जी को जान चुकी है। मणिपुर की घटना ने और उस पर मोदी जी के मौन ने और इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी त्रासदी पर भी पूरे देश ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी, उनकी मंत्रिमंडल के लोग प्रगति मैदान में पटाखे जलाकर जश्न मना रहे थे। जिस घर में आग लगी हो, जिस घर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो, उनको नग्न करके परेड कराया जा रहा हो, अगर नरेंद्र मोदी जी उस दौर में भी जश्न मना रहे हो, तो पूरा देश इस बात को समझ चुका है। ये कुछ भी कर लें, मंत्रिमंडल विस्तार कर लें, ये कुछ भी कर लें, कितना भी मैनेजमेंट कर ले, भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े, कुछ भी करें, भगवान राम भी समझ चुके हैं। हनुमान जी ने इनको दंड दे ही दिया कर्नाटका में। अब इनका कुछ नहीं होना है। एक झोला छिला ले मोदी जी और हिमालय पर जाने की तैयारी करते। जी मानस जी। चलिए, इस चर्चा में हम चाहते थे कि सुभाषपा से भी कोई शामिल हो, हमने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा शायद उनके अनुकूल नहीं था, इसलिए वो इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। हमारे साथ ब्रजेश सिंह जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है योगी सरकार का, आपको क्या लगता है कि क्या जाति समीकरणों के आधार पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही पूर्वांचल में अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये इन दोनों के सहारे क्या बीजेपी की ताकत में इजाफा होगा और मंत्रिमंडल विस्तार मानसून सत्र से ठीक पहले करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए मानस जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2017 की चुनाव की बात करें हम, 2017 में जब भाजपा ने 300 की पार सीटें जीती थी, तब भी कुछ सीटें ऐसी थी 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 में भी राजभर का और दारा सिंह चौहान का इनका प्रभाव कुछ पूर्वांचल की सभी सीटों पर नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर इनका प्रभाव है। ये वहाँ चुनाव जिताने और हराने की भूमिका अदा कर सकते हैं।
इनकी ये दोनों लोगों की, या दोनों कह सकते हैं कि खास करके ओम प्रकाश राजभर की बात करें, ये स्वयं में भी कोई सीट जीतते हुए अकेले अगर लड़ते हैं तो नहीं दिखेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो, चाहे भाजपा के साथ हो। ये जब किसी के साथ होते हैं तो अपनी जो इनको खाते में, गठबंधन के खाते में 1 सीट या 2 सीट मिलती है, तो उसको ये वो भी जीतेंगे और साथ ही कुछ सीटों को जिताने में भी मदद करेंगे। ये इनका प्रभाव है। और मानस जी, राजनीति में कोई भी गठबंधन हो, चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस करे, या छोटे दल भी, छोटे दलों को लेते हैं, या छोटे दल भी, ओम प्रकाश राजभर, जैसा भी उमाशंकर जी ने कहा कि कुछ दिनों पहले तक अपना इसी योगी सरकार को, योगी को, मोदी को गाली देते रहे और वो सारी मर्यादाएं तोड़कर बोले। लेकिन राजनीति में जो गठबंधन होता है ना, गरज का होता है। गरज भाजपा को भी है और गरज ओम प्रकाश राजभर को भी है। उनको सत्ता की गरज है और इनको 24 की गरज है। तो उस लिहाज से ये गठबंधन चाहे कांग्रेस किसी के साथ करे या भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ करे, मैंने कहा ना, राजनीति में गरज की वजह से गठबंधन होता है, तो उसी गरज में गठबंधन हो रहा है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो 24 का चुनाव है, कुछ सीटों पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों लोग प्रभाव डालेंगे। इसी तरह देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बात चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत की बात बराबर आ रही है, जो चर्चा में रहती है, उनको भी साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए भी बार बार बात आती है। तो आप ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी एक तो 24 कह सकते हैं आप, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। दूसरा, वो उत्तर प्रदेश एक बड़ा 80 सीटों का गढ़ है, तो और इनका जो यहाँ पर सीटें इनकी रही हैं, इधर 14 में, 19 में ये बड़े पैमाने पे रही है। लंबे समय बाद इतनी सीटें इनकी मिली है। और ये हमेशा से किसी की भी सरकार बनी हो, उत्तर प्रदेश से जो संख्या बल होता है ये थोड़ा निर्णायक होता है। तो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और मोदी का अपना चुनाव है, मोदी का अपना चुनाव है 24 का। तो ये कोई भी अगर समझौता करना हो, किसी से गठबंधन करना हो, उनको लाभ मिल रहा हो, वो जो इनके सामने जो कांग्रेस हो या सपा हो, वो लोग भी करेंगे, उसमें ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन ये जैसे आप ओम प्रकाश राजभर, जयंत और ये दारा सिंह चौहान हैं, महान पार्टी वाले, ये छोटे छोटे लोगों को भी साध रहे हैं। इनके पास अच्छी चीज ये है, इनके पास इनकी राज्य में सरकार है, तो बहुत लोगों का एडजस्टमेंट ये मंत्रिमंडल में या दिल्ली, जो अभी केंद्र में भी सरकार में विस्तार की बात चल रही है। दारा सिंह चौहान की जो चर्चा थी कि उनको सेंट्रल में मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कहाँ उनको बनाना है, लेकिन जो चर्चा थी उस पर मैं बता रहा हूँ कि दारा सिंह चौहान को कि कैबिनेट दिल्ली मोदी सरकार में वो जो है मंत्री बन सकते हैं। और ओम प्रकाश का है कि वो यूपी सरकार में बनेंगे और उनके लड़के जो है चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा इन लोगों का गठबंधन हुआ जिसकी चर्चा है। तो बीजेपी अपना उत्तर प्रदेश का गढ़ मजबूत करने के लिए, चाहे वो महान दल हो, चाहे ओम प्रकाश हो, दारा सिंह चौहान हो या फिर जयंत हो, सबको साधेगी और उसी साधने के साथ ये 24 का चुनाव लड़ेंगे। ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं कि कहीं से कोई फायदा दिखे, राजनीतिक फायदा दिखे चुनावी मतदान के रूप में, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये समझिए कि जो गठबंधन होगा, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें पूरी तरह से जातिगत समीकरण को ध्यान में रख कर किया जाएगा कि किन किन जातियों का समीकरण बनाया जाए, किस जाति का या किस व्यक्ति का अपनी जाति में कितना प्रभाव है, वो कौन सी सीटों, किन किन सीटों पर फायदा पहुंचा सकता है। ये भी मानस जी हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से छुट्टी भी की जाए अगर उनका प्रभाव नहीं है। ये ब्रजेश, ये सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था कि ऐसी भी खबर आ रही है कि सिद्धार्थनाथ सिंह की वापसी हो सकती है, श्रीकांत शर्मा की वापसी हो सकती है, कुछ युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है। कोई खबर है क्या इस बारे में? देखिए, श्रीकांत शर्मा जी को जो वापसी की बात चल रही है, उसका एक कारण तो बिजली व्यवस्था, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, इसमें तमाम सोशल मीडिया पे वैसे खबरें भी आ रही हैं, बिजली व्यवस्था ध्वस्त है। तो श्रीकांत शर्मा के समय में बिजली व्यवस्था ठीक थी। जब से ए के शर्मा साहब आए हैं तो बिजली व्यवस्था को लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा ये है कि मैंने फिर कहा कि जो जिसका जैसे मथुरा की सीट पर उनका, मथुरा के आसपास उनका प्रभाव है, तो एक एक मंत्री जो बनेगा, किसी को इसलिए नहीं बनाया जाएगा। और कोई भी सरकार होती है, देखिए मानस जी, वो इस चीज को अगर सामने उसके चुनाव है तो इस चीज को ध्यान में रख के ही अपने मंत्रिमंडल का, अगर सरकार में है तो विस्तार करती है कि उसका प्रभाव कितना है। और होना भी चाहिए जिसका प्रभाव हो मंत्रिमंडल में, जो जनमानस से जुड़ा हो, मंत्रिमंडल में संभवतः वही रखना भी चाहिए कोई भी सरकार हो। तो इसका, और चूंकि अब 24 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो जो भी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, जो हटाए जाएंगे या जो रखे जाएंगे,
वो इस बात को ध्यान में रखे जाएंगे कि उसका 24 के चुनाव में फायदा क्या है। एक चीज और जो चर्चा है मानस जी, कि बहुत से ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं, जो लोकसभा लड़ना चाहते हैं या पार्टी लड़ाना चाहती है। जो लड़ना चाहते हैं तो उनका तो नहीं, लेकिन जिनको पार्टी लड़ाना चाहती है, हो सकता है उनकी भी इस मंत्रिमंडल से छुट्टी हो और उनको संगठन में शामिल करके या उनको भी कह दिया जाए कि आप लोकसभा की तैयारी करें। तमाम ऐसे नाम हैं, राजेश्वर सिंह का नाम आता है, दयाशंकर सिंह का नाम आता है कि आप लोकसभा लड़ना है। तो इन लोगों को भी मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी से हटा करके लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की। ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी चर्चाएं हैं, उनको भेजा जा सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में कपीश श्रीवास्तव जी भी शामिल हो चुके हैं। कपीश जी, आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दबाव है वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के है। तो ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान ये अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में न केवल सदन के भीतर जो इंडिया का गठन हो रहा है, तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष अभी भी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। जो योगी सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सामर्थ्य में, उसके जनाधार में, उसके गठबंधन में लगातार इजाफा हो रहा है, और विपक्ष इस स्थिति में है कि उसके अपने लोग भी उसका साथ छोड़ के चले गए और सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। कपीश जी। मानस भाई, सबसे पहले चीज तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि राजभर साहब हो या दारा सिंह चौहान हो, इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी उसको छोड़ते हुए और जो आरोप लगाते हुए वो हमारे साथ आए थे, आज भी वो आरोप नगण्य तो हो नहीं सकते हैं कि वो पब्लिक डोमेन से गायब हो जाए। पब्लिक तो पूछेगी कि आपने कहा था राजभर साहब कि ये देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। पब्लिक तो ये पूछेगी राजभर साहब से कि राजभर साहब, इस मुख्यमंत्री को आप भीख मांगने की ट्रेनिंग दिखाने के कॉलेज खोल रहे थे और कहते थे कि मठ भेज दूंगा, चल सन्यासी मंदिर में। आज आपको के साथ ऐसा क्या हो गया है कि आप आ गए हैं? मंत्री पद इनको मिलेगा, उस समुदाय के लोगों को नहीं मिलेगा। आज जनता बहुत सचेत है, वो समझती है कि कौन स्वार्थ और कौन परमार्थ से जुड़ा। हकीकत इसी बात का है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट के अंदर इंडिया के आगे एनडीए नहीं ठहर रहा है पूरे भारत के अंदर। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि एबीसीडी तक जो दल का नाम किसी ने सुना नहीं है, 30 ऐसे दलों का नाम जिसको मैंने भी नहीं सुना होगा, शायद आपने भी नहीं सुना होगा, जो कि रिकॉग्नाइज ही नहीं किए जाते। और जहां तक राजभर साहब का सवाल है, तो राजभर साहब तो 0.2% के वोट उनकी पार्टी शेयर में लेकर के आती है, और वो पैरासाइट दल है। जब वो किसी दल से जुड़ती है तभी उनके कोई विधायक जीत के आते हैं। उनका सामान्य रूप से जो गठबंधन हुआ था, वो विचारधारा हमसे ज्यादा समान थी, क्योंकि वो जिस बात को छोड़ करके आए थे उसी न्याय समिति की रिपोर्ट को हम भी लागू करने की बात करते हैं, हम भी उन्हीं दबे कुचले की बात करते हैं। लेकिन भाजपा तो विपरीत है, नहीं किया, फिर भी वो वहीं गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास चारा क्या है? उन्हें निषाद पार्टी के अंदर भी अभी और लोगों को बनाना पड़ेगा, उन्हें राजभर साहब की पार्टी से कम 2 लोगों को मंत्री बनाना पड़ेगा, और बनाना ही चाहिए। जब आज आप की बड़ी पार्टी छोटी ऐसे दलों पे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पानी पी पी करके आशीर्वाद दिया हो, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया हो, और आप उनके चरणों में लोटन पोटन हो रही है भारतीय जनता पार्टी, तो बिल्कुल होना चाहिए विस्तार, और उसमें इनको शामिल भी किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये तो वापसी का दौर है, वो फिर वापस हो लेंगे। और जहां तक समाजवादी पार्टी से लोगों के जाने का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी ने ऐसे सारे स्वार्थी तत्वों के लिए एक ही बात कही है कि उस विचारधारा की पार्टी में जगह नहीं है जिसको स्वार्थ के लिए जाना हो। परमार्थ के लिए अगर जुड़ना है, आपको देश को बचाने के लिए जुड़ना है, संविधान को बचाने के लिए जुड़ना है, जो ओबीसी और दलित के आरक्षण की नीतियां इन्होंने ध्वस्त करके रखी है, 69,000 शिक्षकों के अंदर भी आप देख सकते हैं, अभी जितने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति हुई है उनके अंदर भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनियों से नौकरियों को समाप्त किया गया, इंडियन रेलवे से 4 लाख पद जो है वो सरेंडर कर दिए गए, तो ना खेत होगी ना मेड़ होगी, तो फिर आरक्षण का होगा। बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर का द्वारा जो देखा हुआ सपना था अपलिफ्टमेंट करने का तरीका, वो तो समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज जनता बहुत अच्छे से जान गई है, और ये बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जानते हैं कि पूरे देश के अंदर ये ट्रिपल डिजिट में नहीं आने वाले हैं,
इसलिए ये किसी के भी चरणों में लोट पोट करके अपने गठबंधन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो इनके स्वार्थपूर्ण गठबंधन से हर तरीके से वाकिफ है और सत्ता की मलाई चाटने गए हैं। तो सबको पता है कि वो अपने बच्चे के लिए गए हैं और अपने के लिए गए हैं। ना तो आप परिवारवाद का तोहमत लगा सकते हैं, ना आप जातिवाद का तोहमत लगा सकते हैं। जब आपके पास अपना दल एस जैसा पार्टी हो, जब आपके पास निषाद पार्टी हो, जो कि निषाद के नाम से ही बनी हुई पार्टी है, राजभर साहब की पार्टी राजभरों और अन्य 2-4 लोगों के हक और हुकूक की बात करती है, तो ना तो अब ये जातिवाद से हट सकते हैं ना परिवारवाद से। 3-3 परिवारवाद निषाद पार्टी के अंदर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जो राजभर साहब है, इन भी 3 ही पुत्र, 2 पुत्र और ये स्वयं जाकर के गुलदस्ता भेंट कर रहे थे। यानी इनकी पार्टी में कोई और नहीं था जो नड्डा साहब को या योगी जी को अलग गुलदस्ता दे सके। तो इस बात को साफ कर लीजिए कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बनी हुई है। आपके सामने है कि पार्लियामेंट ये चलने नहीं दे रहे हैं। मणिपुर जैसी बड़ी वारदात और घटना का कंपेयर ये लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर से करके पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों को देखना पड़ेगा और जनता देख रही है, सभी जान रहे हैं कि ये ट्रिपल डिजिट पे नहीं आने वाले हैं। अब इंडिया की ही सरकार आएगी और इंडिया वालों के लिए ही चलेगी, बनेगी। इसलिए जनता का साथ अब इंडिया के साथ। चलिए उमाशंकर पांडे जी से सवाल लेते हैं। उमाशंकर जी, अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। राजभर कहता हूँ मुझे जरा ट्रेन पकड़ना है, कल प्रवक्ताओं की मीटिंग है हमारे यहाँ, इसलिए आपसे नमस्कार कर रहा हूं। अच्छा, बिल्कुल 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 कपीश जी, आप जा सकते हैं हमारे साथ। उमाशंकर पांडे जी मौजूद है। उमाशंकर जी, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जब एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कुछ चर्चा भी हुई। उसके बाद उससे पहले वो भूपेंद्र चौधरी से मिल चुके थे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। राजभर समेत तमाम जो दूसरी अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके आरक्षण की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही एक प्रस्ताव बनाकर के केंद्र के पास भेजा जाएगा। तो जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे और जिस बात का जिक्र अभी कपीश जी भी कर रहे थे कि निषाद है, राजभर है, अनुप्रिया पटेल के सारे कुर्मी और दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, तो जातियों के आधार पर एक ऐसा गठबंधन तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसका मुकाबला शायद करने की स्थिति में इंडिया ना रहे, क्योंकि आपके जो गठबंधन है वो जात पर आधारित तो है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी के साथ तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो सभी हिंदुत्व की छतरी के नीचे एक साथ आ भी सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में एनडीए आपके सामने, इंडिया के सामने। देखिए मानस जी, ऐसा नहीं है। राजभर है, मैंने पहले ही कहा कि उनकी पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने समझ लिया है या राजभर समाज के लोगों ने ये देख लिया है कि ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, उनको सत्ता चाहिए और अपने बेटे को उनको स्टैब्लिश करना है। एक बेटे को सांसद बनाना है, दूसरे को मंत्री बनाना है, चौथा कोई उनकी पार्टी का कभी आगे या किसी पद पर दिखाई नहीं देता है। ना वो मंत्री बनता है, ना वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनता है। एक और चीज मैंने देखा कि तमाम चर्चा थी कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें राजभर ने अपने जिन लोगों को टिकट दिया उसमें 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी के से जो उन्होंने पैसे लिए वो तो मायावती जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरे पास इस बात के ऑथेंटिक सूत्र हैं जिन्होंने बताया कि राजभर जी ने रिकॉर्ड तोड़ पैसे लिए टिकट देने के लिए। मैं किसी उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं, जैसे उदाहरण के तौर पर जौनपुर की एक सीट है शाहगंज, वहां पर उन्होंने बड़े पैसे लिए। भारतीय जनता पार्टी का वहां उम्मीदवार था, जिताऊ उम्मीदवार था, उसको वो लड़ाना चाह रहे थे, वो कह रहे थे राजभर जी से लड़ा दीजिए, लेकिन राजभर जी डील कर चुके थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े, वो क्यों लड़े? क्योंकि जग जाहिर है मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते, जेल में मिलने जाया करते थे ओम प्रकाश राजभर जी, और चोरी चोरी वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मिलते थे। और तब हम लोग कहते थे, तो अरुण राजभर कहते थे इनको तो खदेड़ा करेंगे हम। और फिर जब इन्होंने सिक्योरिटी हासिल की ओम प्रकाश राजभर ने, तब भी लोगों ने समझा कि ये कैसे हवा बनाने के लिए
वो कुछ भी कर सकते हैं, चरणों में लोट-पोट कर सकते हैं। और यही हाल जातिवादी और परिवारवादी दल संजय निषाद का भी है। वो भी अपने बेटे के लिए ही राजनीति कर रहे हैं और खुद को मंत्री बनाने के लिए। उनका बेटा बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंच जाता है, आदेश और निर्देश देने लगता है, वो भी हम सबने देखा। और यही हाल अनुप्रिया पटेल का भी है। वो भी एक जातिवादी मानसिकता से निकलकर मंत्री हैं और उन्होंने अपनी मां को ही धोखा देकर, अपनी बहन को धोखा देकर पूरी पार्टी को हथिया लिया। तो ये जातिवादी और परिवारवादी दल के चरणों में लोट-पोट होकर 2024 में कुछ हासिल करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही, वो सफल नहीं होगी। और आपने मानस जी कहा कि योगी जी से ओम प्रकाश राजभर जी मिलने गए थे। जो मैंने सुना है कि योगी जी ने उनको खूब जम के डांट पिलाई है, क्योंकि योगी जी अपना अपमान भूल नहीं पा रहे हैं। जो उनको लेकर ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि मैं इसको ऐसी जगह भेज दूंगा जहां पर इसको भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जहां ओम प्रकाश राजभर ने कहा था जहां मिले भाजपाई वहां करे कुटाई। और ये भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा जूते निकालकर 10 जूते मारूंगा, मंच पर पब्लिकली बोला। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कैडर है वो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ है, योगी जी के नेतृत्व में। और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और अगर मोदी और अमित शाह के दबाव में उनको जगह मिलेगी तो अपमानित होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे केशव मौर्य को योगी जी बार बार स्टूल पकड़ा देते हैं, बार बार किनारे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। मंत्रिमंडल भी पीडब्ल्यूडी से बदल कर दूसरा मंत्रिमंडल थमा देते हैं। लाख कोशिश के बाद केशव मौर्य को पीडब्ल्यूडी नहीं मिलता है। तो जो लोग ये सत्ता की मलाई का म्यूचुअल लालच है, म्यूचुअल नीड है, और उसमें दोनों लोग जा रहे हैं। लेकिन जो जनता उत्तर प्रदेश की है मानस जी, असली बात तो उसकी है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। ये जातिवादी और परिवारवादी लोगों को इस बार जनता सबक सिखाने वाली है। महंगाई, आप ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू कराने के लिए बवाल मचा के भी मंत्रिमंडल छोड़ के गए थे कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट आ गई, लागू नहीं हो रही है। अब उसका क्या करेंगे? संजय निषाद बीच बीच में कहते हैं वो आरक्षण लेना है, आरक्षण लेना है, एसटी में शामिल होना है। आज तक तो नहीं हो पाया, तो क्या उसके लिए वो अपने समुदाय के लोगों से ना तो उन्होंने आज तक माफी मांगी, और उनके समुदाय के लोग भी समझ रहे हैं कि मलाई खाने वाले लोगों को आरक्षण की क्या पड़ी है। अब देखिए संजय निषाद जी और उनके बेटे प्रवीण निषाद ऐश कर रहे हैं, और उनकी बिरादरी के लोग बाट जो रहे हैं कि कब हमको आरक्षण मिलेगा, कब हम एसटी में जाएंगे। तो ये जनता इस बात को समझ रही है। ये नेता ही नेता बचे हैं, कॉन्ट्रैक्टर थे, डीलर थे अपने समुदाय के, उनके पास अब उनकी जाति के लोग नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई को समझ चुके हैं मानस जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, खबर इस बात की आ रही है कि केंद्रीय हाईकमान से चर्चा होने के बाद मानसून सत्र से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, और उसमें जो प्रमुख नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर का, दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान का। तो ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कि मानसून सत्र शुरू हो, आप पूरी ताकत के साथ सदन में दाखिल होना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं विपक्ष को कि आपके कुनबे में, आपकी ताकत में, आपके जनाधार में, आपके जाति आधारित वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। विपक्ष आपके सामने मुकाबले के लिए तैयार नहीं है या सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। कुछ इस रणनीति के साथ आप मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, और आपने परहेज नहीं किया। जिन्होंने खुले मंच से बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेताओं को गालियां बकी, आज उनको भी आप मंत्री पद से सुशोभित करने की तैयारी कर रहे हैं। आलोक अवस्थी जी। मानस जी, मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, पार्टी की से सलाह मशवरा करके कब करेंगे ये अभी कोई तय नहीं है। आपके पास सूचना है तो मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ऐसी कोई चर्चा पार्टी से बताई नहीं गई है। तो दूसरी बात, राजनीतिक परिपेक्ष की बात करूंगा। मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था,
वो एक बार भी ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस क्या करने वाली है, उनका नेतृत्व के क्या विचार हैं। वो सिर्फ मोदी जी, योगी जी और राजभर जी और दुनिया भर की वो बुराई करते रहे, वो लेकिन कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं बता पाए। तो खाली निंदा करने से पार्टी जनता वोट देती नहीं, किसी की आप निंदा करते रहिए और आप अपना खुद ना बताइए कि हम क्या करेंगे। जैसे इन्होंने डॉट 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 करके जो अपनी एक तो जो अभी संगठन बना लिया है, I.N.D.I.A. तो उसका जो है अभी तक कोई गठबंधन का स्वरूप नहीं बना है। उसमें कुछ पार्टियां और कुछ नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गालियां बकते थे, वो उमाशंकर पांडे जी छुपा ले गए। तेजस्वी यादव जी क्या कहते थे नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार क्या कहते थे कांग्रेस के लिए और जनता दल के लिए, यह सब हम लोग ने सुना है। कैसे जो है टीएमसी जो है कांग्रेस को गालियां देती थी, कैसे जो है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस वहां पे टीएमसी से लड़ रहे हैं, तो राज्य में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट से कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन सेंट्रल में हाथ मिला रहे हैं, कोई एक स्थायी एजेंडा नहीं है। तो जब इस तरह की भ्रम का वातावरण रहता है तो जनता जो है टिकाऊ कैंडिडेट के बारे में चुनती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार 10 वर्षों से उनको समर्थन मिला है, हमें कई राज्यों में भी सरकारें बनाने का मौका मिला है। 50 चुनाव अब तक 9 साल के अंदर हो चुके हैं, 50 चुनाव, जिसमें से 37 चुनाव में कांग्रेस हारी है। तो ये तो कांग्रेस का रिकॉर्ड है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आज जो 2% लेकर के कांग्रेस बैठी हुई है, तो विद्वान प्रवक्ता है पांडे जी, लेकिन कम से कम एक बार अवलोकन तो करें कि हम इतने वर्षों से सत्ता से क्यों बाहर हैं। हर बार हम किसी ना किसी की समाजवादी पार्टी की या बसपा के साथ समर्थन में चले जाते हैं, लेकिन उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा है। और बाकी जिनके साथ कांग्रेस मिली है उन दलों का सत्यानाश भी हो गया है। हमने देखा था 2017 के चुनाव में 5 साल सरकार चलाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ गए। वही कांग्रेस उनको पानी पी पी के गाली बक रही थी, 27 साल यूपी बिहार का नारा देकर के चल रही थी, बाद में 2 लड़के साथ में आ गए। हालत क्या हुई, 7 सीटों में कांग्रेस पहुंच गई और 50 के अंदर जो है समाजवादी पार्टी सिमट गई। तो गठबंधनों का क्या हाल हुआ है, इस तरह के बेमेल गठबंधन कभी भी जनता के प्रति जवाब जो है क्या कहते हैं जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, एक दूसरे की धोती और टांग खींचने में सबसे आगे रहते हैं। देश का विकास रुक जाता है क्योंकि क्षेत्र के दल फिर क्षेत्र के लिए खींचना शुरू करते हैं। हमने यूपीए 1 और यूपीए 2 में देखा है। यूपीए 1 में तो समला रहा क्योंकि उसमें लेफ्ट पार्टी साथ में थी, अंकुश था इनके साथ, लेकिन यूपीए 2 के अंदर जो लूट मची है, जितने स्कैम यूपीए 2 के समय पे हुए आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुए हैं। तो इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। लगातार 2 आम चुनाव में कांग्रेस देश से बाहर है। उसी तरीके से अगर लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लें तो कांग्रेस 37-38 साल हो गए कांग्रेस को बाहर हुए। तो उमाशंकर पांडे जी, अगर जनता की नब्ज आप नहीं पकड़ रहे और आप कह रहे जनता इस बार भाजपा को हटा देगी, तो कम से कम कुछ आधार और तथ्य तो बताइए कि क्यों हटा देगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के आई है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आज देश में दंगा नहीं होने पा रहा है, हमारी पार्टी शक्ति से कुचल रही है। आज देश की पर कैपिटल इनकम दुगनी हो चुकी है। आज भारत जो है 10वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और मोदी जी ने कहा है कि जो रफ्तार है, जो योजना जिस तरह से चल रही है, तीसरे टर्म में भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के जो बनेगी। तो इस तरीके का जब हमारा एक विजन है कि देश को आगे लेके जाना है, देश के नौजवानों को लेकर के आगे जाना है, रोजगार के संसाधन बढ़ाने हैं, आज देश जो है आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आज हमारे रक्षा उत्पाद जो है हम अपने देश में बना के निर्यात कर रहे हैं। हमारे रॉकेट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे मेहनत करके आज विदेशों में जो है एक उन्होंने उद्योग की तरीके से जो है आज स्पेस इंडस्ट्री को बनाया है। हमारे देश को में पूरा संसाधन इस समय मौजूद है। आज देश की बड़ी आर्थिक और विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। क्या कारण है कि कांग्रेस को ये सुहा नहीं रहा है? कारण सिर्फ यही है कि राहुल गांधी को कितनी बार भी वो लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो विडंबना है कि वो बेचारे लॉन्च होते होते हर बार वो लॉन्च ही होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे उनको स्थायित्व नहीं मिल पा रहा है। तो जब राहुल गांधी को स्थायित्व नहीं मिलेगा तो उनके नीचे उनकी पार्टी के नेताओं को भी स्थायित्व नहीं मिलेगा। पिछले 15 वर्षों से प्रियंका वाड्रा यहाँ पर जो है यूपी की प्रभारी रही है। कारण क्या है कि यूपी में कांग्रेस क्यों बदहाल है? पिछली बार तो 2 सीटें पाई थी लोकसभा में, इस बार जो है 1 ही सीटें पाई है। तो यह सीधी सीधी बात है कि आप विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। 24/7 जनता के बीच में नहीं है। 365 दिन जनता के लिए काम आप नहीं कर रहे हैं। छुट्टियां बनाने विदेशों में जा रहे हैं। तमाम कौन सी छुट्टियां राहुल गांधी जी बिना बताए सिक्योरिटी को जाते हैं। यह सबके लिए कौतूहल का विषय होता है, लेकिन देश को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देश का बेटा एक गरीब का बेटा
एक पिछड़े समाज से आने वाले का बेटा आज देश को आगे लेके जा रहा है। हमारा भारत का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज नरेंद्र मोदी जी G20 जैसी बड़ी उसको जो है अध्यक्षता आज भारत में कर रहा है। देश के विदेशों की सबसे जो कितनी भी जो एजेंसियां हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप चाहता है कि भारत उसके अंदर रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी तो भारत में हमारे और नेता भी थे और भी लोग मेहनत करते थे, लेकिन ये जो आज जो स्थिति आ रही है, हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूँ पांडे जी, आपकी I.N.D.I.A जो आपकी जो संस्था बन गई है, उसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी बद्रीनाथ धाम के ऊपर टिप्पणी कर दी है, कहा कि वो बौद्ध मठ था। उस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस ऐसे दल के साथ खड़ी है जो हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य स्थल, जो वहां पे जहां पे भगवान श्री विष्णु का की तपोस्थली है, जिसको कहते हैं वो भूप वैकुंठ है, जहां पे कहा जाता है कि वो भैरवी चक्र और नर नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। वहां एक बार जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पे कौन से पाप श्रीमान राहुल गांधी कमा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी को साथ में लेकर के और इस तरह की बात समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसका ना कोई खंडन अखिलेश यादव ने किया और ना ही कांग्रेस के नेता पांडे जी या उनके कोई दल के कोई अध्यक्ष कर रहे हैं। इसका जवाब दे दें। उमाशंकर पांडे, देखिए सवाल जो है बड़ा वाजिब है कि आप एक बड़े दल में आप अगुवाई कर रहे हैं, और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने हित में अगर इस तरीके का बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं देश में उसका नुकसान आपका होगा, क्योंकि अखिलेश को तो जवाब उत्तर प्रदेश में देना है, लेकिन आपको पूरे देश को जवाब देना पड़ेगा। मानस जी, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं और अच्छा है इन्होंने एक प्रश्न उठाया। मुझे याद आया, आलोक अवस्थी जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चंदन भी लगा के बैठे हैं। संजय निषाद का जब वो बयान याद करिए, नहीं तो रोज भगवान की आराधना नहीं अच्छी अच्छा है उसकी, अरे सुनिए तो उसकी मर्यादा, हमारे पिता हमारे संस्कार हमारे परिवार से मिले। हम जो है कपड़ों को जनेऊ नहीं पहनते, हम जो है कपड़े को जनेऊ नहीं पहनते। बापू जी भी बहुत कुछ करते थे, आसाराम बापू जी भी बहुत कुछ करते थे। लेकिन सुनिए, मैं संजय निषाद पर आता हूं। मानस जी याद करिए, संजय निषाद ने कहा, क्या बताया, मैं सुन नहीं पाया। अरे सुन क्या तो करते लीजिए, थे? अरे क्या कहा पहले आपने, क्या करते थे? आसाराम बापू भी बड़े धार्मिक आयोजन किया करते थे, आज कहाँ है? ये तो देश है, कोई कुछ भी कर सकता है। आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी लगाया करते थे। सुनिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का पहनावे ना आपको, पहनावे आलोक जी, पहनावे से चरित्र का पता नहीं चलता है। वो मोदी जी है जो कपड़े से पहचान कर लेते हैं, लेकिन पहनावे से चरित्र का, पहनावे और दिखावे से चरित्र का पता नहीं चलता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बलात्कारी हैं, वो चिन्मयानंद को देख लीजिए, अरे चिन्मयानंद को देखिए, वो चिन्मयानंद को याद है ना, क्या करता है? योगी जी का गुरु है, क्या करता है चिन्मयानंद, क्या करता है? अरे सुनिए तो चिन्मयानंद पर बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए, चिन्मयानंद पर बोलिए, हिम्मत है तो चिन्मयानंद पर बोलिए ना। आपके योगी का गुरु है, क्या करवाता था वो? कर रहा होगा चिन्मयानंद जी का, नहीं आपके ही बेशर्म पार्टी का नेता है वो चिन्मयानंद, आपके ही बेशर्म जनता पार्टी का नेता है वो, लेकिन आप आपके ही बेशर्म जनता पार्टी का नेता है। क्या किया आपने उसके खिलाफ? मानव जी विषय पर लाइए इनको, उसके खिलाफ क्या किया आपने? बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है इनके पास। चिन्मयानंद भगवा पहनता था, क्या किया आपने उसके खिलाफ? चिन्मयानंद के खिलाफ क्या किया आपने? भगवे को आप आतंकवाद, क्या किया आपने चिन्मयानंद के खिलाफ? भगवे को आतंकवाद, चिन्मयानंद के खिलाफ क्या किया? चरित्र हो गया है चिन्मयानंद के खिलाफ क्या किया आपने? नहीं क्या किया चिन्मयानंद के खिलाफ, बताओ ना, आपको अवश्य बताओ ना चिन्मयानंद के खिलाफ क्या किया? क्या किया चिन्मयानंद के खिलाफ? संरक्षण में खड़े हो गए, उसके ऊपर से मुकदमा हटाने लगे चिन्मयानंद के खिलाफ से। यही संस्कार है, यही संस्कार है आपके। ऐसी पार्टी में रहते हो जो बहन बेटियों के साथ मसाज करवाता है और उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो बचाने के लिए। ऐसी पार्टी, यही संस्कार है आपकी पार्टी का। इस डिबेट का कोई बहुत औचित्य नहीं है, जिनके पास जवाब नहीं है। आप बोलो तो औचित्य है और मैं आईना दिखा दूं तो औचित्य नहीं है। आलोक जी नियत आप बताओ ना, संजय निषाद मानस जी मुझे जवाब देने दीजिए। उमाशंकर पांडे जी नहीं अभी जवाब दीजिए, पहले मौर्य पे मुझे संजय निषाद पर बोलने दीजिए। मानस श्रीवास्तव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए, आप सुनना चाहते हैं। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, सुन लीजिए
सुन लीजिए मानस जी, के बयान का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता हूं, ना वो मेरी पार्टी के हैं। मैं बिल्कुल ऐसे किसी बयान का जो किसी आस्था पर, मानस जी मेरा जवाब आ जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य के या ऐसे किसी भी बयान को जो किसी की धार्मिक आस्था पर प्रहार करता हो, कुठाराघात करता हो, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से आज तक धार्मिक भावनाओं के खिलाफ दिए जाने वाले ऐसे किसी भी बयान के खिलाफ है। लेकिन और मैं खिलाफ हूं संजय निषाद के भी, जिन्होंने कहा भारतीय जनता, आप देखिए नहीं बोलने देंगे, मानस जी से कहिए बोलने दे, मानस जी से कहिए बोलने दे, नेता प्रियंका वाड्रा का ये हमारा है, सुनिए, अब देखिए आप बोलने दीजिए, नहीं गलत बात, चाहेंगे, गलत बात है, घबरा रहे हैं, संजय निषाद की बात आने नहीं देना चाहते, लीजिए प्लीज, सुनिए, इनको बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, उमाशंकर जी अपनी बात को खत्म कर ले, आलोक जी प्लीज। हाँ, अब दूसरी बात आ जाइए संजय निषाद पर। संजय निषाद ने कहा कि भगवान श्री राम तो दशरथ के बेटे ही नहीं है, वो दशरथ के अवैध संतान है, ऐसा संजय निषाद ने कहा। क्या कार्रवाई की आपने उनके खिलाफ? आपने उनको निकाला अपने मंत्रिमंडल से, आपने उनको अलायंस से अलग किया? जवाब दीजिए इसका, मानस जी पूछे इनसे। संजय निषाद जिन्होंने भगवान श्री राम को दशरथ की अवैध संतान बताया, उसके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की? ऐसी क्या मजबूरी है कि ये उनके चरणों में लोटे हुए पड़े हैं? इस पर भी मैं जवाब लूंगा। और दूसरी बात आप समझिए, आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, महंगाई और बेरोजगारी की मार से झेल रहा है। वो स्मृति ईरानी जी आजकल दिखाई नहीं देती, सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी सिर पे रख के, आज 1200 रुपए में सिलेंडर है। अमेठी में इन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी देंगे, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने किया, और आप विदेशों की बात कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रधानमंत्री जी किससे जाके मिलते हैं? कहिए तो फोटो 2-4 दिखा दूं आपको, यात्रा कर रहे हैं, 2-4 फोटो दिखा दूं फोटो, यहाँ पे होने दे रहे हैं, 2-4 फोटो दिखा दे। यात्रा पर जाता है, नहीं जाते हैं तो दिखा दूंगा। राहुल गांधी व्यक्तिगत यात्रा पे जाते हैं और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत यात्रा पे नहीं जाते। किससे जाके बर्लिन के होटल में मिले थे? वो तस्वीरें दिखाऊंगा, 24 घंटे जनता नहीं वो तस्वीरें दिखा दूंगा। तो यात्रा नहीं करते। और जब पाकिस्तान चले गए थे, अरे सुनो, इसको व्यक्तिगत अखाड़ा मत बनाइए प्लीज। आलोक अवस्थी जी, उमाशंकर पांडे जी, दोनों से अपील। ब्रजेश, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है कि गठबंधन बेमेल है, अब सवाल ये आता है कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो अगर हम जम्मू कश्मीर चले जाते हैं तो वहां पर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, कांग्रेस, सबके बीच में अलगाव है। अगर मानस जी संजय निषाद पर इनसे पूछिए इनका क्या स्टैंड है। जाते हैं तो वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव है। बंगाल में जाते हैं तो वहां पर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच टकराव है। तो ये जो तमाम टकराव आपस में घटक दलों के भीतर है, वो कैसे मुकाबला करेंगे एनडीए का? देखिए मानस, प्रश्न मुझसे मानस जी, मैंने पहले कहा कि आपसे कि ये लोग आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, ये राजनीतिक कह सकते राजनीतिक लोग हैं, वो लगाना भी है चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो बतौर पत्रकार, तो राजनीति में मैंने पहले भी आपसे कहा कि गठबंधन जो है वो गरज पर होता है, किसी का भी हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो। देखिए चाहे जैसे अभी बात हुई संजय निषाद की, ओम प्रकाश राजभर की, इन दोनों लोगों की बात हुई है तो भाजपा की भी गरज है, इन लोगों की भी गरज है, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक ये लोग सत्ता के बगैर रहेंगे तो ये फिर शून्य की तरफ चले जाएंगे। उसी तरह अगर आप नए गठबंधन की बात करें, जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से एक मंच पे आ रही है, ठीक है। आप दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी की, उसने किसी को नहीं छोड़ा था, किसी को नहीं छोड़ा था। कांग्रेस को नहीं छोड़ा, भाजपा को नहीं छोड़ा। आज उसको मालूम है कि बिना कांग्रेस के सहारे की पैदाइश है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, हाँ जी। और आप ये देखिए कि आज वो कांग्रेस के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ सरकार बनाए। जो नुकसान किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस का किया।
तो राजनीति में देखिए जो गठबंधन होते हैं, दोनों को एक दूसरे की गरज होती है, वो अपनी साख बचाने की हो, सत्ता हासिल करने की हो, तो उसमें न राजनीति में कहा भी जाता है न कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन होता है। तो इसलिए ये जो है ओम प्रकाश राजभर, जैसा अभी बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहने में कुछ छोड़ा नहीं था, लेकिन आज जरूरत है ओम प्रकाश राजभर को भी और भाजपा को, तो दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और उसी ढंग से मैंने कहा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया और खुद उसका जन्म हुआ। दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है दोनों को, दोनों लोग एक मंच पे हैं। तो संजय निषाद ये बड़ा फूट के रोए थे जब बीजेपी जब उनको किनारे लगाया था, तो बड़ा फूट के रोए थे कैमरे पे, न्यूज़ 24 के कैमरे पे भी बहुत रोए थे। नहीं देखिए जब 22 का चुनाव था तो इन लोगों को लगा क्योंकि ये वो मौसम के हिसाब से चलने वाले हैं, इन लोगों को लगा कि मौसम समाजवादी पार्टी का बन रहा है, तो चाहे दारा सिंह चौहान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, धर्मपाल सैनी, तमाम लोग इस तरह से चले गए उस समय छोड़ करके। तो ओम प्रकाश उसमें जैसे आपने कहा निषाद की बात की, तो ये इनका अपना वो ये अस्तित्व नहीं है कि खुद से खुद तैयार कर लें, लेकिन ये जब किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ होते हैं, उसका भी फायदा कराते हैं और अपना भी फायदा होता है, इनका अपना भी फायदा। मजबूरी का गठबंधन जी, मजबूरी का गठबंधन कह सकते हैं, दोनों लोगों की मजबूरी होती है। ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा नहीं है, भाजपा का अगर नुकसान किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो आपको बताएं कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मैं ये बात कर रहा हूँ आपको 22 के चुनाव में, कई ऐसी सीटें जो भाजपा हारी उस पर छोड़ना चाह रहा था का रोल रहा, और कई ऐसी सीटें थी जिसमें जो समाजवादी पार्टी जीती जिसमें ओम प्रकाश राजभर का सहयोग रहा। मैं एक जौनपुर की सदर सीट बात कर रहा हूँ, मुझे याद है कि 24,000 से 17 में जीते थे। इस बार वहां से जगदीश खड़े हुए इनके गठबंधन में और वो चुनाव जीत गए। तो उसमें जो ओम प्रकाश की पार्टी से खड़े भी हुए और छतरी के नीचे ही चुनाव लड़े थे। तो जैसे एक सीट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो ओम प्रकाश राजभर का तो ये तो इतना तो वो कई सीटों पर प्रभाव है कि चुनाव हराने और जिताने में भूमिका अदा कर सकते हैं। और ऐसे कई, जैसे चाहे हम महान दल की बात करें, जयंत की बात करें या निषाद पार्टी की बात करें, तो ये चुनाव हराने और जिताने में इनकी भूमिका रहती है। ये खुद नहीं जीत सकते, ये भी तय है। चलिए उमाशंकर पांडे जी, सवाल मैं ये पूछ रहा था कि जो गठबंधन जिसके का आप हमला कर रहे हैं आलोक अवस्थी जी पे, ये कह करके कि वो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को साथ ले लिया, निषाद को साथ ले लिया, तो जो इंडिया के जो जी मानव जी, मुझे डिबेट छोड़ना होगा, मुझे एक डिबेट दूसरी है। अगर मुझे से कोई एक प्रश्न लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं पांडे जी से माफी चाहूंगा अगर आप उससे ले ले। पहले आलोक जी आपसे सवाल ले लेते हैं कि वो सवाल जो मैं उमाशंकर जी से पूछ रहा था उसका छोटा सा जवाब आप दे दीजिए। अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि ये बेमेल गठबंधन है, तो सवाल तो ये भी उठेगा ना, ये भी तो कल को मंच पे जाएंगे जब चुनाव के मंच पे, तो ओम प्रकाश राजभर का वो बयान मोबाइल पे लेकर के जनता को सुनाएंगे ना कि कैसे उन्होंने आपको बड़ा बुरा कहा, कितनी गालियां आपको दी, और उसके बाद आज आप उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको सुशोभित कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। संजय निषाद का भी बयान भी तो प्ले किया जाएगा। अब तो दौर ऐसा आ गया है कि चुनावी मंचों पर भी सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे के पुराने बयान तक कोट करते हैं। मानस जी, देखिए मेरा इतना ही स्पष्ट रूप से कहना है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दो ऐसे सक्षम लोग कर रहे हैं जिनकी नीति और नियत पे कोई शक नहीं किया जा सकता है। हम एक देश के गरीब कल्याण के को लेकर के और देश को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए जो भी लोग जुड़ते हैं हमारी नीतियों और हमारे नेता के ऊपर भरोसा करके, हम उनका स्वागत करते हैं। किसने क्या कहा कालांतर में किसने क्या करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उनको उसी नीति और उसी नेता के पे भरोसा करके काम करना होता है, और पहले भी किया है और आगे भी लोग करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सब ये खड़ा नहीं होता है, जनता इसमें कहीं पे कंफ्यूज नहीं है, लगातार इसलिए जनता वोट दे रही है। यह बात तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी और माननीय पांडे जी के नेता राहुल गांधी जी पर आती है कि अभी उनका नेतृत्व ही क्लियर नहीं है कि वो नेता कौन उनके गठबंधन को लीड करने जा रहा है और वो किस दल को क्या उसको वो सहयोग लेने वाले हैं, यह स्पष्ट नहीं है। तो जहां पर नेता स्पष्ट नहीं होगी, नीति स्पष्ट नहीं होगी, वहां नियत पे फैसले नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास स्थायी नेता है, स्थिर नीति है, और हम जो है अच्छी भावना से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे नेता और नीति के साथ के तहत ही काम करेंगे। पहले वो क्या करते थे,
इससे हम ना लेकर के हम ये देखेंगे कि वो समाज के लिए, उनकी समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं, और उनके नेताओं का हम भारतीय राजनीति में एक पॉजिटिव वे में हम क्या उनका उपयोग कर सकते हैं, हम इस पर प्रकाश करेंगे। हम इस छिंदरा बिछड़ में नहीं पड़ना चाहते। हमारे पास स्पष्ट नेता और स्पष्ट नीति है। इतना ही कहूंगा, मैं विदा लेना चाहता हूँ मानस जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो बाद में तय होगा चुनाव हो जाने के बाद कि ओम प्रकाश राजभर जो कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में कितने दिन तक आपके साथ रहते हैं, ये तो बाद में ही तय हो पाएगा। लेकिन उमाशंकर पांडे जी, जो सवाल, क्योंकि इससे पहले मैं इस बहस को खत्म करूं, आपसे एक लास्ट कमेंट जरूर चाहूंगा कि जिस तरीके का गठबंधन आपने तैयार किया, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां आपने अपने ही विरोधियों को, जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते रहे, जिनको आप भी बुरा भला कहते रहे, जिनकी नीतियों पर आप हमला करते रहे, आज उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विचारधारा नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी एक मजबूरी का गठबंधन कहा जा सकता है इसे, उमाशंकर जी। देखिए मानस जी, निश्चित रूप से जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनसे हमारे मतभेद हैं, निश्चित रूप से मतभेद हैं, और इसीलिए गठबंधन बनने में समय लग रहा है, और इसीलिए मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तीसरी मीटिंग प्रस्तावित है मुंबई में, और उन्हीं मतभेदों पर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसी पर चर्चा हो रही है। अब आपने कहा कि मजबूरी का गठबंधन फिर हो गया, ये मजबूरी का नहीं है। जिस तरीके से आज देश के का माहौल है मानस जी, कि आप महंगाई पर चर्चा करिए, आपके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। आप बेरोजगारी पर प्रश्न चिन्ह उठा लीजिए, आपके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। अगर कोई पत्रकार पत्रकारिता धर्म निभाते हुए सही क्वेश्चन किसी उत्तर प्रदेश के या देश के मंत्री से पूछ ले, उसको हथकड़ियों में जकड़ करके थाने में डाल दिया जाएगा। जिस तरीके से न्याय व्यवस्था को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है, और न आने पर लोकसभा में कानून बनाकर उसको दबा दिया जा रहा है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़क पर आकर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। और अगर आप इतर कहीं जा रहे हैं इन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से, तो ये संयोग है या प्रयोग कि जस्टिस तक की हत्या हो जा रही है। ये बड़ा ही खतरनाक और गंभीर विषय है मानस जी। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हम अपने मतभेद को दूर कर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और आपने कहा, आलोक जी कह रहे थे, चले गए, कि नेता कौन होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन में नेता भी हैं, योग्य है, अनुभवी लोग हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था जब हम 75 साल के हो जाएंगे तो हम राजनीतिक पद से, राजनीति से हट जाएंगे। और मोदी जी का ये 75 साल मानस जी पूरा हो रहा है 2025 में, यानी कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इस चुनाव में है 2025 तक। तो 2025 से 2028 के बीच इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी इस पर भी अपना रुख स्पष्ट करें। जब हमको अगले डिबेट में मिले या इस डिबेट को सुन रहे हो, तो वो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बताएं कि उनके प्रधानमंत्री पद के 2 उम्मीदवार कौन है। हम संविधान में भरोसा करते हैं मानस जी, हम संसदीय प्रणाली और परंपरा का पालन करते हैं, और संवैधानिक प्रणाली ये कहती है देश की जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, वो सांसद चुनती है। और जब सांसद चुन के आते हैं तो वो सांसद अपना संसदीय दल का नेता चुनते हैं और वो प्रधानमंत्री बनता है। तो हमें संवैधानिक परंपरा और प्रणाली पर भरोसा है। जी मानस जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को हमको यही विराम देना पड़ेगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। लेकिन आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या नई सेना के सहारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने मिशन 80 को का लक्ष्य उसको पूरा कर पाएगी। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही अपने अपने आरोप है, और दोनों ही एक दूसरे के गठबंधन को बेमेल गठबंधन बता रहे हैं और मजबूरी का गठबंधन बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में कामयाब वही है जिसके साथ जनता है, चाहे उसके लिए किसी भी तरीके का गुणागणित किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।